जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती। बजट भाई, मुझे याद आता है एक समय जब मेरे नाना जी, दादाजी, पापा जी टीवी के सामने बैठे रहते थे कि आज बजट आने वाला है। एक वक्त वो भी था, अखबारों में भी पहला पेज, क्या महंगा क्या सस्ता। फिर हमने न्यूज चैनल्स में नौकरी शुरू करी तो बजट से पहले एक दिन तक संपादक जी हैं वो हमारी रेल बना दिया करते थे। अरे ये तैयारी नहीं हुआ है, वो तैयारी नहीं हुआ है, ये गेस्ट जो है वो नहीं हुए हैं, अगले दिन बजट आएगा तो कौन सा अर्थशास्त्री जो है वो इसका एनालिसिस करेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे हमारी होली दिवाली की मिट्टी पलीद हो गई है, वैसे ही बजट का भी मिट्टी पलीद हो गया। कैसे? ना कोई उत्साह, ना कोई उमंग, मतलब पुरानी बीवी की तरह ये बजट हो गया कि अब उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हंसने की बात नहीं है। ऑन अ सीरियस नोट, आखिर ऐसा क्यों है? मतलब क्या बजट बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, या फिर अब हम दो पैसा कमाने में इंटरेस्ट लेते हैं कि भैया टैक्स हुआ तो लगना ही है, अगर हम एक लेमैन की भाषा में कहें तो। क्योंकि अब वो उमंग नहीं नजर आती है कि वो क्या हलवा बनता था, हलवा सेरेमनी होती थी, फलाना होता था, ठिकाना होता था। बहरहाल आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश कर दिया। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो हमारे पास, हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं कि बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। बजट में कुछ प्रावधान है जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में बड़ा उछाल, लगभग 12.2 लाख करोड़, जो पिछले बार से 9% ज्यादा है। इंफ्रा, सड़क, रेल, बिजली पर फोकस, रोजगार और विकास को बूस्ट करने पर जोर है। राजकोषीय अनुशासन मजबूत करने पर जोर है। फिस्कल डेफिसिट 4.3% जीडीपी पर टारगेट है। डेब्ट टू जीडीपी 2030 तक 50 ±1% लाने का लक्ष्य है। ये इसको तकनीकी रूप से भी समझेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में गेम चेंजर ऐलान किया गया है कि भाई 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशनों और वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार होगा, यानी रेलवे पर यही फोकस है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर फोकस है। बायो फार्मा शक्ति को लेकर के अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान है। 10,000 करोड़ रुपए, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बायो फार्मा यानी जो आप ऑल्टरनेट मेडिकल साइंसेस कहती हैं, उनके लिए जो दवाई बनाई जाती है तो वो बायो फार्मा और उसकी तमाम जो ब्रांचेस हैं। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को लॉन्च किया गया, इसको भी समझेंगे। अब कहा जा रहा है कि किसानों के लिए बजट में कुछ नहीं है, तो किसानों के लिए छोटा सा यहां प्रावधान किया गया है कि भाई यहां भारत विस्तार, एक मल्टीलिंगुअल एआई टूल जो है, इस पर जोर दिया गया है कि भाई आपकी खेती को उत्पादकता बढ़े, उसके लिए इस एआई टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एआई सिर्फ फोटो बनाने तक सीमित नहीं है कि कैटरीना कैफ के बगल में अभिषेक भारती को खड़ा कर दिया और फोटो बना दी। वो बहुत वास्ट चीज है, इस पर फोकस किया गया है। एमएसएमई पर फोकस है कि भाई 10,000 करोड़ रुपए को समर्पित एसएमई फंड मिलेगा चुनिंदा उद्यमों को ग्लोबल चैंपियन बनाने के लिए। चैंपियन एमएसएमईज बनाने पर जोर है। मतलब नौकरी करने वालों से ज्यादा सरकार का फोकस है कि हम नौकरी देने वाले बनाए। हेल्थ और मेडिकल सेक्टर में 3 नए आयुर्वेदिक एम्स, ठीक है, आयुर्वेदिक एम्स, इसका ध्यान रखिएगा। मेडिकल टूरिज्म को बूस्ट करने की बात है। कैंसर की दवाओं को सस्ता करने का कदम उठाया गया है। टैक्स में बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है। सिटी इकोनॉमिक रीजन्स के लिए 5,000 करोड़ का फंड बनाया गया है। सहकारिता क्षेत्र में कई नए जो है प्रावधान किए गए। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी छूट 2030 से 35 तक बढ़ा दी गई है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा। 16वें वित्त आयोग को 41% वर्टिकल शेयर की सिफारिश स्वीकार की गई है। इस बजट को कहा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म बजट है। अब मैं आपको बताऊं, पुराने समय में कि भाई बजट से एक दिन पहले रेल बजट आता था कि फलाना नई ट्रेनें, फलाना नई ट्रेनें। मोदी सरकार ने दोनों बजटों को क्लब कर दिया कि अलग से रेल बजट का प्रावधान नहीं होगा, अब सब चीजें एक में ही होंगी। और अब ये सारी चीजें आ गई। सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, पढ़ पढ़ के हम भी आपको बोल दिए, लेकिन फैक्ट बात यह है कि 2-4 को चीज को छोड़ करके और बुझाया हमको भी कुछ नहीं। और हमको यकीन है कि अगर मतलब हमारे ही बौद्धिक लेवल के आप लोग भी, तो आपको भी नहीं बुझाया होगा। और इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग उस फील्ड से जुड़े हुए नहीं है। तो भाई कुछ जानकार लोग हमारे साथ हैं। अभिषेक सर हमारे साथ हैं, श्रेय सर हमारे साथ हैं, चित्रंजन हमारे सहयोगी भी हमारे साथ है। सबसे एक एक करके हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले अभिषेक सर, चूंकि आप वित्त से जुड़े एक शख्स हैं और आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, बड़ों को भी पढ़ाते हैं, सबको पढ़ाते हैं, इस बजट को अगर आपको समझाना हो कि भाई हमारे दर्शकों को समझ में आना चाहिए कि उनके लिए क्या है बजट में, ठीक है। क्योंकि मैंने एक और
गेस्ट से बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने उनसे भी यही फोन पर पूछा कि सर बजट में आम लोगों को समझाना है कम शब्द। बहुत सिंपल सा जवाब आया था कि कुछ नहीं। तो मैंने उनको इसीलिए इनवाइट नहीं किया कि भाई फिर दिक्कत हो जाएगी। अब आपसे मैं समझना चाह रहा हूं, मैं लाइव ही आपसे पूछ रहा हूं कि बजट में आम लोगों के लिए क्या है जो उनको समझना चाहिए। देखिए, बजट कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो हर सेक्टर को लिया गया है, ठीक है। अब इसमें यह है कि हमें थोड़ा सा विश्व के स्तर पे भी थोड़ा सा समझना होगा, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, कि अभी जो देश विदेश में जो चीज़ें चल रही हैं और उसको मद्देनज़र रखते हुए बजट जो है आया है, और उसका भी कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट हमारे ऊपर रहता है। हम अपने आप को बिल्कुल उससे दरकिनार नहीं कर सकते हैं। अभी बजट में जो प्रावधान, जैसे एग्रीकल्चर को मजबूत करने की बात कही, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि एआई टूल का यूटिलाइजेशन, ये एक बड़ा नया हमारा स्टेप होगा कि हम एआई के थ्रू जो है एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात, उसके साथ को रिलेशन करने की बात, और उसको हमको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा ट्रेडिशनल जो मोड ऑफ, आप कह सकते हो हैंडलूम की जो बात है, उसको भी सशक्त करने की, एम्पावर करने की बात है। उसके बाद हमारा जो आयुर्वेदिक प्लांट्स को संरक्षित करने की बात है, बायोफार्म की जो बात है, ये सबको जो औद्योगिक क्षेत्र में, मतलब उसमें बढ़ाने की जो बात है ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, तो ये एक अच्छा सराहनीय कहूँगा कि स्टेप है। लेकिन इसमें है कि अब मास कितने लोग जुड़ पाते हैं, कितने लोग इससे फायदेमंद हो पाते हैं, ये रणनीति तय करेगी जब हमारा इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो अभी तो कुल मिलाकर के अगर आप बजट को देखें तो ओवरऑल ग्लोबल पर्सपेक्टिव की ओर ये सही, ठीक ही ठाक, मतलब हम कह सकते हैं कि ये बजट जा रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, एमएसएमई को फोकस किया गया है, तो ये हमें बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ सरकारी नौकरी की तरफ अगर ध्यान दें या प्राइवेट कंपनीज में एक कार्यकर्ता या उसमें काम करने का सिर्फ सोचें, तो वैसा नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप इंटरनल जो है, ये एग्जिस्ट करने की बात की गई है। इसको अगर कुल मिलाकर के देखें, छोटे उद्योगों में अपनी भागीदारी की बात की गई है, तो इसमें क्या होगा कि हर आदमी आर्थिक रूप से भारत के विकास में कुछ ना कुछ योगदान दे पाएगा। दूसरा है कि हमारा हेल्थ सेक्टर को, जो हमारा एलोपैथिक जो मेडिसिन और उपचार सिस्टम है, वो तो हमारा एक तरफ चल ही रहा है। जो हमारी पौराणिक, जो ट्रेडिशनल, जो हमारी जो सिस्टम है आयुष को मजबूत करने की, ये एक बहुत अच्छा पहल है सरकार का कुल मिलाकर के। और एक जो है महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनसे संबंधित जो हॉस्टल का प्रावधान की बात की गई है, ये भी एक अच्छा पहल है। अब मैंने जैसा कहा ना कि कोई भी चीज़ अभी अगर कागज पे है तो वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये समय पे पता चलेगा कि ये कितना ये होता है। फिर हमारा सैंडलवुड को ये करने की बात हो गई है, डेवलप करने की बात हो रही है, कोकोनट प्रोडक्शन की बात हो रही है, रीट्रांसप्लांटेशन की बात हो रही है, जिसमें कोकोनट नहीं हो रहे हैं उनको हटा करके नए इसको ये करने की बात हो रही है। वेटनरी साइंसेस को मजबूत करने की बात की गई है। तो वेटनरी साइंसेस अगर हम मजबूत करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें हमारे रोजगार के जो अवसर हैं, वो डेयरी में, पोल्ट्री में, फिशरी में, पिगरी में, डकरी में, इन सब चीज़ों में बढ़ेगी, और जो लघु उद्योग है उसको एक मजबूती प्रदान होगी। तो मैं समझता हूँ कि कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो बजट को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ओके ओके है ना? ये है, क्योंकि अच्छा, एक चीज सर, एक चीज मैं समझना चाह रहा था। मैं मतलब अभी मैं कुछ खबरों को देख रहा था, उसमें ये कहा गया कि बजट इतना बुरा है कि इस बजट के आते ही शेयर मार्केट जो है वो बिल्कुल एकदम क्रैश कर गया है। तो क्या मतलब इसका इम्पैक्ट ऐसा हो सकता है? देखिए, शेयर मार्केट पे तो जो बात है कि मैं तो शेयर मार्केट के बारे में अगर कहा जाए तो उस पे कई तरह के इम्पैक्ट होते हैं। अब इसको एसेस करके, उसको रिलेट करके अगर आप ये करते हैं तो ये कहूँगा मैं कि जल्दबाजी होगी, थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसको तुरंत में नहीं, क्योंकि शेयर मार्केट हम लोग अनुमानित मैं समझता हूँ कि पिछले 2 महीने से ये लगभग इसी तरह से ट्रेंड चल रहा है। तो अभी क्या है कि आज ये इतना बड़ा, आपने बड़ा अच्छा बात कहा कि जो पहले एक फेस्टिवल की तरह था, अब वो फेस्टिवल की तरह नहीं है, एक औपचारिकता मात्र रह गई है लोगों के बीच में। लेकिन कुल मिलाकर के देखें तो एक अच्छी बात इसमें बजट में ये भी हुआ है कि डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हर वर्ग के लोग इसमें
भागीदारी अपना हाँ। देख रहे हैं। पहले सिर्फ टैक्सेशन को हम लोग देखते थे कि टैक्स स्लैब में मिडिल क्लास के लिए क्या है, तो ये क्या है और अब क्या है कि पूरे देश के लिए क्या है। तो ये जो सोच विकसित हो रहा है, तो मैं कहता हूं कि ये एक पॉजिटिव चीज है। और युवाओं का जिस तरह से रुझान आना शुरू हुआ है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, या कहें कि आप लोगों के जो जिस तरह से आप लोग मीडिया हाउसेस आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कर रही है हर खबर को दिखाने के लिए, तो ये सारी चीजें जो है इसमें मतलब इंडियन सिनेरियो में बदलाव काफी हद तक आया है। श्रेय भारती भी हमारे साथ हैं और हमारे छोटे भाई भी हैं। एक चीज इस बजट में अगर आपको चुनना हो, मतलब कौन सी वो चीज है जो लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स, जिसकी उम्मीद नहीं थी कि भाई सरकार ऐसा कुछ करेगी? क्योंकि मैं पहली बार ऐसा बजट देख रहा हूँ, इसमें इंडिविजुअल राज्यों का नाम कहीं भी नहीं है। इवन कि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो मुझे तो लगा था कि बंगाल को बहुत कुछ तोहफे मिलने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। पहली बार ऐसा बजट आया है, मतलब कि जिसमें किसी राज्य को फोकस करके कि इस राज्य को इतना, इस राज्य को इतना, इस राज्य को इतना, इसको इतनी ट्रेनें, इसको इतनी ट्रेनें, अलग अलग से ऐसा कुछ प्रावधान नहीं किया गया। तो बहुत सारी चीजों को अब जनरलाइज किया। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, मतलब ये बजट कितना आउट ऑफ द बॉक्स है? कौन सी ऐसी चीज है जो लगता है कि ये माइलस्टोन? नमस्कार सभी को। एक्चुअली कोई भी विकासशील देश जब होता है तो उसमें हम लोग जनरली क्या देखते हैं कि एग्रीकल्चर, फार्मिंग, बहुत हद तक एजुकेशन और कुछ हद तक डिफेंस का बात होता है। लेकिन कोई पहली बार कोई ऐसा विकासशील देश, थोड़ा विकसित देश की तरह सोच पाया इसमें, खास करके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की, ये आउट ऑफ द बॉक्स तो था ही। सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मेटल का एक्सकेवेशन और ये सब चीज़ें ना एकदम नए सिरे से उसको गढ़ी गई हैं। क्योंकि अभी तक जितना भी बजट होता था किसी एक दो राज्य को स्पेशल फोकस दिया जाता था। जैसे पिछले बार हम लोग देखे कि बिहार को जिस तरह से किया गया था, फिर रोड पे बहुत ज़्यादा फोकस होता था कि इंफ्रा को बहुत ज़्यादा डेवलप करना है। अभी इंफ्रा और सब कुछ के लिए तो एलोकेशन हुआ है, लेकिन खास करके इस जो खासियत के साथ कि डेवलप नेशन जिस तरीके से सोच पा रही थी, अगला जो अपना विकसित भारत का जो एम है 2047 का, उसको फोकस को लेके किया गया। तो ये बजट हो सकता है अगले 2-3 साल में आपको इम्पैक्ट ना दिखा पाए, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में हाँ लॉन्ग टर्म, इसका एकदम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है ये मोदी 3.0 का। और निर्मला सीतारमन जी ने इस बार 9वीं बजट लगातार पेश की है, तो इस बार उम्मीद किया जा रहा था कि इस बार और कुछ फायदा मिले। ये वैसी ही बात हो गई कि पिछले में अभी कोहली अगर 60-70 रन की पारी खेले तो उतना मजा नहीं आता, क्योंकि अभी आदत लग गया सब। पिछले बार वो 12 लाख का जो इनकम टैक्स वाला राहत मिल गया, और बिहार अपना पड़ोसी राज्य मिल गया। फिर फ्रेट कॉरिडोर का भी उस टाइम पे भी बात हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बात हो रही थी। हम लोग रियल स्टेट का बात किए थे कि हर घर, हर जन को एक घर मिलने वाला बात है ना, हर घर योजना वाला। तो इस बार हम लोग तो उस तरह से जनरलाइज वे में नहीं सोचेंगे, लेकिन अगर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे सोचा जाए तो उसको बहुत ज़्यादा, इवन अभी जो बजट से पहले जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो अपना डील हुआ है, जिसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स बोल रहे हैं, उससे अभी देखा जाए तो बोला जा रहा है लग्जरी कार्स और कुछ स्कॉच विस्कियाँ सस्ती हो जाएंगी। अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखेंगे तो हमारा डेयरी फार्म को सिक्योर किया गया। बात ये उठी थी कि डेयरी फार्म यहाँ, मतलब जो भी यूरोपियन है यहाँ पे आके करेंगे, लेकिन उसके लिए एकदम सीधे से मना कर दी गई है। साथ ही साथ जो लोग बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, टूरिज्म को फोकस किया। आप फॉरेन टूरिस्ट हैं, आप जाना चाहते हैं, तो उस पे ना कुछ टीसीएस लगती थी, जिसको घटा के 2% कर दी गई है। तो ले दे के एक जियोपॉलिटिकल, सर ने भी बताया कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस को देखते हुए कि हम लोग कहाँ पे कम पढ़ रहे थे, उन चीज़ों, उन मुद्दों को रखा गया है। तो ये मैं मानता हूँ कि हाँ, मिडिल क्लास के लिए जनरलाइज वे में थोड़ा कमोबेश हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक को लेके और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेके इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा जताया गया है और दिखाया गया कि हम लोग एक स्टेबल इकोनॉमी है। आप फॉरेन इन्वेस्टर है तो आप आइए, निवेश कीजिए हम लोग में, क्योंकि हम लोग अभी तक एकदम प्रॉमिसिंग, पोटेंशियल और प्रोमिनेंस के साथ एक बढ़िया गवर्नेंस भी दे रहे हैं। धन्यवाद। चितरंजन के पास भी मैं चलूंगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी बात हो रही थी तो मेरे को ध्यान आया, हम सब एवेंजर्स की फिल्मों को देखते हैं। एवेंजर की फिल्म में आपने देखा होगा, जब पहली बार आयरन मैन की जो फिल्म, एवेंजर की पहली फिल्म आयरन मैन थी, तो उस आयरन मैन फिल्म में पहली बार जब वो आयरन मैन सूट पहनते हैं तो उसमें वो पूरा सूट इस तरीके से होता है कि वो एक सूट रखा होता है, उसको पहनते हैं। धीरे 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 समय आगे बढ़ता है तो आयरन मैन का सूट उनके हाथ में होता है, जिसमें वो ऐसे बटन दबाते हैं और वो पूरा सूट उनके बॉडी को कवर कर लेता है। इस प्रोसेस को, इसको विकास इसी को कहते हैं। एक इंजीनियर होने की तर्ज पे ये बात बता रहा हूँ।
जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था 2012 में, तो ये जो एक हाथ में पूरे सूट के रहने का जो ये जो मामला है, इसी को कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। एक छोटा सा नैनो सर्किट होता है और उस नैनो सर्किट में ही सारी चीजें रहेंगी जो आपके हिसाब से आपको एडजस्ट करेंगी। जार्विस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे जबरदस्त एग्जांपल है जो आयरन मैन के पास है। लेकिन जब हम उनको फिल्मों में देखते हैं तो हम बहुत अच्छे से देखते हैं। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं तो हम नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं करना चाहते, जबकि वही नैनो टेक्नोलॉजी है, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जार्विस। हम हमेशा से एक ऐसी सरकार की उम्मीद करते हैं जो हमारे लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था करेगी। हम आज भी हमारे मतलब पिताजी साहब बात कीजिएगा तो वो आज भी तुलना करते हैं कि देखो उसका लड़का का वो सरकारी नौकरी लग गया, वो तो सीईओ बन गया, क्या जिंदगी है उसका, तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या है ये एंटरप्रेन्योरशिप, क्या है ये आज भी मेंटेलिटी हमारे यहाँ की है। आज मैं सुबह सुबह की बात करूं, एक बिजनेस प्लान कर रहा था कि भाई गांव में मैं एक डेयरी फार्म डालूंगा। तो देश का युवा बदल रहा है और वो जो सोच जो 2014 से इन्होंने इंप्लांट करने की कोशिश की कि आपका फोकस एसएससी और जेपीएससी और यूपीएससी से चेंज करके अब अपनी सेक्टर अपनी इंडस्ट्री डालने का, मतलब वो गुजरात वाली जो सोच है, गुजरात की जो इकोनॉमी है वो इसी पर बेस्ड है। वहां पर सरकारी नौकरी पर फोकस नहीं है, वो एसएससी ने वैकेंसी निकाली नहीं निकाली, अपने को मतलब सूझे, अपने को मतलब नहीं छे, अपने को ये से मतलब छे। चित्रंजन क्या लगता है, मेरी बात सीखना सर? बिल्कुल, यही मेरा अभी सर से सवाल था कि पहले इसलिए उत्साह रहता था कि पहले लोगों की नज़र थी कि कितना वैकेंसीज केंद्र सरकार लगी, और राज्य का जब बजट आता था तब भी, लेकिन केंद्र के बजट में कि केंद्र सरकार की तरफ से कितने रोजगार के द्वार खुले जा रहे हैं, किस विभाग पे कितनी नौकरियां नियुक्तियां ला रही है, कौन सा ऐसा योजना ला रहा है जिससे डायरेक्ट लाभ, जैसे दाल भात योजना या कुछ भी इस तरीके की जो योजना है। लेकिन आप देखेंगे कुछ वर्षों में ये जो ट्रेड है वो बदला है। तो वही देखिए, इसलिए पहले उत्साह रहता था लोगों का, सीधे तौर पर जुड़ाव बजट से होता था कि इस बार का बजट में हमको डायरेक्ट एक आम जनता जो निचले पायदान पर व्यक्ति खड़ा उसके लिए क्या है, मिडिल क्लास के लिए रोजगार, उससे नीचे के लिए फ्री के में आप क्या उनको दे, उनके लिए क्या योजनाएं ला रहे। वही मैं इनसे, मेरा दो सवाल, एक तो उससे हर ट्रेड बदल रहा भारत के लिए, अच्छी बात भी है बुरी बात भी है, दोनों तरह, क्योंकि भारत के लिए दोनों एस्पेक्ट में आपको सोचना होगा, क्योंकि भारत ना तो अमीरों का देश है ना गरीबों का, इसमें हर तरीके के लोग हैं। दूसरा एक सवाल है कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कि आप देखेंगे कि आपने कहा कि राज्यों के लिए, लेकिन जो अब तक का जो बजट मेरी समझ में जो आया, पहला जो सवाल हमने किया, दूसरा है कि एक तरफ केंद्र सरकार राज्यों पर भार बढ़ा रही है, दूसरी तरफ राज्यों के लिए विशेष अनुदान का कोई पैकेज या इस तरीके का कोई योजना इनके बजट में नहीं थी। ये इसको कैसे समझे? देखिए, अभी क्या हो गया है कि जैसे राज्य सरकार जो है अभी सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है कि हर के पास, और अगर झारखंड के आप संदर्भ में समझे तो जितना मिनरल्स हमारे पास है, आज हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टेड स्मार्ट सिटी थे, बल्कि कह सकते हैं कि ओवर स्मार्ट सिटीज थे। जैसे एचईसी की बात आप ले लीजिए, बोकारो की बात आप ले लीजिए, धनबाद की बात ले लीजिए, तो उसमें कई तरह के, ऐसा नहीं है कि स्टेट पॉलिसीज को भी हमें थोड़ा सा देखना होगा झारखंड के संदर्भ में, सेंट्रल लेवल पे भी हमें देखना होगा प्रायोरिटी बेसिस पे कि भाई हमें और क्या बेहतर कर सकते हैं। और ये भी हमारे लिए आज बड़ी बात है कि हमारा जो कांके का सीआईपी है उसको अपग्रेड करने के निम्हांस 2 के स्तर पे देखा जा रहा है, हाँ, निम्हांस के तौर पे, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इसमें तभी ये हो सकता है जब केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के इस पे सोचे, समन्वय हो बन सके। और मुझे लग रहा है कि अगर बजट में प्रावधान दिया हुआ है तो समन्वय बन ही जाएगी, क्योंकि दोनों इस निम्हांस को देखते हुए। और रही बात यहाँ के मिनरल्स को, तो मिनरल्स को तो आप भी जान रहे हैं, आप लोग मेरे से, हम लोगों से कहीं बेहतर जान रहे हैं रोज के इसमें कि पॉलिसी से लेकर के किन चीजों में कहाँ त्रुटियां हैं, किसमें संशोधन करने की आवश्यकता है और किस रूप से उसे व्यवस्थित रूप से लागू करने की आवश्यकता है। चुनौतियां तो रहती ही हैं, कुछ भी अगर हम सोचते हैं, हम तो सोच सही रहते हैं, लेकिन उसमें कई चुनौतियां आती हैं। अगर एक एग्जांपल आप ले ले, अगर आप अपने घर में किसी की भी शादी तय करके आते हैं तो आप ये सोच के चलते हैं कि भाई सारा कुछ मेरा इतने बजट में हो जाएगा, लेकिन ऐसा है कि वो नॉन बजटरी आइटम्स भी उसमें बहुत घुस जाते हैं लास्ट तक। तो ये जो है इकोनॉमिक हमारा, तो हमारा बजट जो है ना वो कंप्लीटली माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे हम देख सकते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी तो ट्रेडिशन, कल्चर और हमारा जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, कास्ट सिस्टम है, ये सारी चीजें उसमें जुड़ जाती हैं जिनका इम्पैक्ट रहता ही रहता है। तो अभी भी अगर आप देखा जाए तो इंडिविजुअल यही सोच रहा है मेरे लिए नहीं है। और जो ये एक, जैसा श्रेय सर ने कहा, बड़ा अच्छी बात कही
कि हम लोग इंडिविजुअल स्टेट के नॉमिनेशन से थोड़ा ऊपर उठ के सोचे। भाई राज्य चुनाव है, हमेशा ऐसा क्यों होगा कि राज्य चुनाव के स्तर पे हम सोचे? नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट की बात की गई है, बुद्धा सर्किट बनाने की बात की गई है। आज हम अगर बुद्धा सर्किट की बात कर रहे हैं, जो कि 6th सेंचुरी बीसी की बुद्धिज्म थी, उसको आज भी हम 2026 में उसको हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो एक तरह से अगर वहाँ टूरिज्म डेवलप करेगा तो ऑब्वियस है कि रिलीजियस सेक्टर को जब हम डेवलप करेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पे ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास होगा। और जब ग्रामीण क्षेत्र जुड़ेंगे तो ऑब्वियस है आपको फॉरेस्ट एरिया भी जुड़ेंगे, हमारे आदिवासी भी जुड़ेंगे। तो ओवरऑल अगर मिला करके देखेंगे तो बजट है। अब इसमें जो है सो राज्य सरकार और केंद्र सरकार किस तरह से इसे ये करती है, ये हमें देखने की बात है फिर आगे। सर एक सवाल अब आप दोनों के तीनों से है, आउट ऑफ 10 झारखंड के बजट को कितना रेट कर रहे हैं? देखिए, झारखंड के बजट को अगर कुल मिला करके आप देखेंगे तो इसमें रेटिंग मैं यही कहूंगा कि 7 के आसपास हम लोग इसको रख सकते हैं। 7 रेट कर रहे हैं। 7 में rate कितना 10 ऑफ 6.5। 6.5। चित्ररंजन 10 में से? देखिए 10 में से, क्योंकि बजट बहुत पेचीदा है इस आम लोगों के लिए। ये है कि जिसको जो मिला वो सही, 50-50 करना चाहिए। देखिए अब एज अ बजट अब तक जितना मैंने पढ़ा, जितनी मैंने बातों को सुना, इस बजट का एक क्लियर है। देखिए बजट है, देश का बजट है, 2 चीजें होती हैं जो मेरा एनालिसिस है, मतलब मैं इंडिविजुअली कर रहा हूँ। सरकार किसी की भी हो, देखिए विकास तो सबको करना है। अब यह है कि 100 रुपए में कोई 10 रुपए का विकास करेगा, कोई 100 रुपए में 80 रुपए का विकास करेगा। विकास तो करना है, ये सतत प्रक्रिया है, ये विकास करना है। अब बजट है तो बजट में ये डिपेंड करता है कि सरकार का फोकस क्या है। मतलब सरकार का फोकस देखिए, अब जैसे झारखंड है तो झारखंड में हेमंत सोरेन बजट लेकर के आए तो मैया समान योजना लेकर के आए, फ्री बीज योजना, क्योंकि उनको पता था कि ये योजना चलती है। बिहार का बजट बनेगा तो उसमें भी फ्री बीज योजना होगी, यूपी का बजट बनेगा तो उसमें भी फ्री बीज योजना होगी। लेकिन केरल का बजट बनेगा तो केरल के बजट में फ्री बीज योजना नहीं होगी। वहां पर अगर आप फ्री बीज लेकर के आएंगे ना तो सबसे पहले सरकार से आप ही फेंके जाएंगे। ठीक है, ये राज्यों का एक सब जो मतलब हाँ थिंकिंग का ये है, लोगों का थिंकिंग का। और यही कारण है कि लाइफस्टाइल आप झारखंड का देख लीजिए और लाइफस्टाइल आप गुजरात और केरल का देख लीजिए, आपको जमीन आसमान का डिफरेंस दिखेगा, वो दिखता है। तो खैर अब मोदी सरकार है तो मोदी सरकार ठीक है, आप उनकी नीतियों से सहमत हो असहमत हो वो आपका निजी विचारधारा है। हम लोग पत्रकार हैं, हम ना सरकार से सहमत होते ना असहमत हो। लेकिन इस बजट को देखने के बाद एक चीज दिखती है कि मोदी जो नरेंद्र मोदी वो एक बात को लेकर के श्योर है कि आने वाले समय में भी प्रधानमंत्री वही रहेंगे, इस बात को लेकर के वो श्योर है। नीतियां वो जो बनाते हैं तो नीतियां आगे 10 साल 15 साल आगे जो इम्पैक्ट देंगी उन सब को लेकर के वो नीतियां बना रहे हैं। तो ये एश्योरेंस दिखाता है कि भाई इनको लगता है कि आने वाले समय में भी ये सरकार में रहेंगे, सरकार में जो चेहरा है वो चेंज नहीं होगा। अब जैसे अभी जो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, टिपिकली ये बजट ऐसा है जिससे अमेरिका की जो घेराबंदी भारत को लेकर के की गई है, बेसिकली उसको ये जवाब है, उसको ये जवाब है। हम सड़क में पान वाले के यहाँ बैठ करके इस बजट का एनालिसिस अगर करेंगे तो उसके एनालिसिस के हिसाब से यार इस बजट में ना कुछ फ्री है ना कुछ है ना कुछ है, ये वो एनालिसिस होगा। लेकिन जब एक इकोनॉमिस्ट के आधार पर जब आप इसका एनालिसिस करेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर बायोफार्मा पर फोकस है, यहाँ फोकस बायोफार्मा पर है। डायबिटीज के लिए आप सुबह शाम एक गोली खाते हैं लेकिन उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बायोफार्मा में आपके पास है। हर तीसरा आदमी डायबिटीज से का पेशेंट है, तीसरा आदमी ब्लड प्रेशर का, और उसका ट्रीटमेंट बायोफार्मा में। तो एक लॉन्ग रन बजट है, बहुत लंबी चीजों को इसमें रखा गया है। अब डिपेंड करता है कि ये बजट लोगों तक कैसे पहुंचता है, इसका एनालिसिस कैसे पहुंचता है, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। एक चीज का जिक्र करना होगा क्योंकि इस बजट झारखंड से रिलेटेड, क्योंकि बजट को मैं पढ़ रहा था तो देखिए स्पेशल जो खनिज है उसको लेकर कुछ राज्यों को शामिल किया है, उसमें उड़ीसा है, केरल है, आंध्र प्रदेश को भी शामिल किया गया, लेकिन झारखंड नहीं है। तो इस पर सर से हाँ, देखिए अब ये इसमें क्या है क्या नहीं है ये तो बात की बात है क्योंकि ये बड़ा विवादित ये है कि भाई क्यों नहीं शामिल किया गया। तो ऐसे कई राज्य हैं कि जो इसमें छूटे हैं, जो खनिज खनिज के लिए तो खैर झारखंड है ही, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में हम उस चीज को देख सके। हाँ, तमिलनाडु में भी सरकार इस पर हम और अभिषेक भारती जरूर इस पर बातचीत करेंगे कि आखिर झारखंड को कि स्पेशल खनिज यूरेनियम गिने, अब उसमें आपको झारखंड उड़ीसा को शामिल, जबकि आंध्र प्रदेश को बाद में इसको बाद में जोड़ा गया आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू है, उनके बिना सरकार गिर सकती है। बिहार और ये
खैर इस पे हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे अभिषेक भारती के साथ। लेकिन ये जो आज का जो बजट है, ये किसी राज्य को स्पेशल पैकेज के तौर पर नहीं, चुनावी पैकेज के तौर पर नहीं, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव है। जी हाँ, इसमें एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर एक पॉजिटिव साइन ये है गवर्नमेंट का कि वेस्ट बंगाल को चुनाव को उन्होंने एकदम दरकिनार करके एकदम ग्लोबलाइज्ड, हाँ ये एक बहुत बड़ा बात है। दूसरा, अगर आप कहें कमोवेश, तो इसको हम ट्रेडिशनल कल्चरल एंड इंडियनाइज्ड बजट कह सकते हैं, एकदम मतलब पूरी एक तरह चीज और, पिछले बार से भी अभी बहुत टाइम से मैरीटाइम वाला और वाटरवेज वाली के पे हो रहा था कि गवर्नमेंट फोकस नहीं कर पा रही है बहुत टाइम से, लेकिन पिछले बजट और इस बजट में भी वाटरवेज पे बहुत फोकस किया गया। और पटना और वाराणसी में उसका मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा यूथ को, और ये था, ये युवा शक्ति को लेके इस बार बजट में बहुत फोकस रहा है। कुल मिला के आप ये भी कह सकते हैं कि विश्व पटल पर पलटवार करने वाला ये बजट है ऐसे कंट्रीज को, जो कंट्रीज भारत को बिल्कुल हॉलीडे जो उन्होंने दिया है वो भी बहुत बड़ी बात है 2047 तक। ये मतलब हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा फ्यूचर में। जैसे आप लोगों ने कहा ना कि इसका इम्पैक्ट हम लेटर ऑन एनालिसिस कर सकते हैं, अभी हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि कुल मिलाकर किसके लिए क्या है, क्योंकि भाई हाँ 47 का बजट बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो ये एक तरह से थाली परोस दी गई है। अब थाली में से कौन सा सामान किसके लिए कितना अच्छा रहेगा, कितना फायदेमंद, ये समय बताएगा। बिल्कुल अभिषेक। अच्छा, इसमें एक और चीज है, देखिए सब बहुत शुरुआत में ही सर ने एक और बात बोली थी, इम्प्लीकेशन, कि किसी भी चीज को कैसे आप इम्प्लाई करते हैं। मोदी जी एक बहुत अच्छा प्रावधान लेके आए थे, वो प्रावधान था मुद्रा लोन कि भाई कोई अगर अपना बिजनेस करना चाहता है तो उसको, और हाँ कि भाई कोई अगर यूथ है, मान लिया मैं हूँ, श्रेय है, हम आप हैं, तो हम ये सर हैं, कोई भी एक बिजनेस करना चाहता है कि भाई यार कितने नौकरी करेंगे, बिजनेस करते हैं, बाबूजी मदद नहीं कर रहे, ना धंधा के लिए मैं मदद नहीं करूंगा भाई। अब मदद मिडिल क्लास वाले कुछ चाह भी लेंगे तो 5,000 रुपया देकर बोलेंगे कि धंधा करो, तो कहाँ से संभव है, नहीं हो सकता है। तो बहुत अच्छा वो प्रोजेक्ट था मुद्रा लोन, लेकिन उस लोन को इतना पेचीदा कर दिया गया, इतना पेचीदा कर दिया गया। अब पता नहीं पेचीदा है कि नहीं, लेकिन अगर आप उसको ऑप्ट करते हैं तो वो इतना मुश्किल हो जाता है कि आप धंधा करने से पहले ही मर जाइएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मुद्रा में बहुत बड़ा खेला भी किया गया है, जो डिजर्व नहीं करता उनको मिलता है, जो डिजर्व करता है उनको नहीं मिलता है। तो ये स्टार्टअप को लेकर के मोदी जी इतना अच्छी नीति लेकर के हैं, लेकिन वो स्टार्टअप का असर जो है, झारखंड जैसे राज्यों में जो युवा स्टार्टअप करना चाहते हैं वो कहाँ जाएंगे। गुजरात के लिए स्टार्टअप पॉलिसी, मान लिया कि हमारे सरकार में स्टार्टअप को लेकर के हम बात करते हैं तो हमारे आईएएस ऑफिसर बोलते हैं हाँ ये सब लेके जाइए, भगा देते हैं, सीरियसली भगा देते हैं। जो इस विभाग के मंत्री हाफिजुल हसन थे, जब तक मुझे पता था, उनसे मैं स्टार्टअप की क्या ही बात करूं, आप उम्मीद रख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार से कि भाई उनकी तरफ से हमको कुछ मिलना चाहिए, लेकिन उधर भी यही स्थिति है। झारखंड जैसे राज्यों में स्टार्टअप, जबकि बिहार में स्टार्टअप को लेकर के बहुत अच्छा व्यवस्था है, और झारखंड में कुछ नहीं है। झारखंड में आज भी मतलब जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुर्गा पालो, अंडा पालो, मछली पालो, तो लोग हंसते हैं, लेकिन हम जैसे युवा हम पालना चाहते हैं, सच में पालना चाहते हैं, लेकिन वैसा कुछ व्यवस्था नहीं मिल पाती हमें। तो कुल मिलाकर के वो इम्प्लीकेशन जो है कि आप जो नीति बना रहे हो उनको इम्प्लाई कैसे कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नहीं, इसमें जैसे ये आपने जो कहा ना इम्प्लीमेंटेशन की बात, इसमें है क्या कि जैसे मुद्रा लोन, कॉम्प्लिकेटेड चीजें कब होती हैं, वो बहुत सिंपल होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं जब वो इम्प्लीमेंट होती हैं। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग देखते हो किसी भी प्रोग्राम के इनिशिएशन को देखिए, जैसे इंदिरा आवास योजना, उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूँ, बहुत पुराना प्रोग्राम है, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम रहा है आवास लेने का। अब आप बताइए कि धीरे धीरे उसमें कितनी गड़बड़ियां होने लगी, क्यों होने लगी। तो ये हमारी और आपकी भी जिम्मेवारी और जवाबदेही बनती है कि हम अंदर से कितने ईमानदार हैं। हम जब तक नेशन फर्स्ट नहीं रखेंगे, या जो भी थ्योरी या कॉन्सेप्ट है, क्यों जापान हमसे आगे रहता है, क्योंकि वो पहले नेशन को रखता है, हम इसको बाद में रखते हैं। जब सब कुछ हो जाता है, जब फ्री में हमें सब कुछ मिल जाता है, तब हम बोलते हैं कि नहीं, अब राज्य को हम आगे रखते हैं और अब हम देश को आगे रखेंगे। ये हमारी जो नीति है, तो ये थोड़ी सी जो है हमें अपनी मेंटालिटी को भी बदलने की जरूरत है, तभी जाकर के इसमें हम ट्रांसपेरेंसी और इक्वालिटी के साथ इसको कह सकते हैं कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तब इसके मुझे लगते हैं कि अच्छे, जैसे केसीसी के बारे में भी आपने सुना होगा, क्यों वो हमारे पास एकदम सिंपल प्रोग्राम आते हैं, वो सिंप्लीफाइड होकर के इम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन उसमें इतने कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं कि लास्ट में वो प्रोग्राम जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और जो सचमुच उसका जरूरतमंद होता है वो उसमें पिस कर रह जाता है बीच में, प्रोसेस
और उस फायदे मैंने बेनिफिट को लेने तक के लिए। अभी इसमें तब- एक चीज मैं कहना चाहूंगा। देखिए, ये मोदी की पॉलिटिक्स को समझिए कि मुद्रा लोन शुरुआती दौर में लाया था, लेकिन अभी उन्होंने इस बजट में क्या लाया, एमएसएमई मतलब उसमें जो बेहतर करेंगे उनको ही चैंपियन बनाएंगे। अब सोचिए मुद्रा लोन, यानी कि सोच देखिए कि मुद्रा लोन की शुरुआत वहां की थी, यानी आप लोन लीजिए, आप इसकी शुरुआत करें, आप बेहतर व्यवसाय आप खड़ा करें, इसके बाद उसको लेकर कंपटीशन आएगा कि आप चैंपियन बनिए। यानी कि एक रोजगार से आप कितना रोजगार खड़ा करते हैं, कितने लोगों को आप रोजगार देते हैं, इस क्षेत्र में आगे बढ़िए तो केंद्र सरकार आपको चैंपियन बनाएगी, आपको अलग से राशि देगी। यानी कि बहुत दूर की पॉलिटिक्स और बहुत आगे की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, और यही कारण है कि सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं बल्कि देश की भी जब रणनीति बनाती है बीजेपी या केंद्र सरकार, तो इससे भी इसको आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बजट ऐसा है कि हमारे झारखंड के बीजेपी नेताओं से जब तक अभी आर्टिकल जो है नहीं पढ़ेंगे तब तक अभी पूछ दीजिएगा तो उनको भी नहीं बुझाने वाला है कि इस बजट में क्या है। फैक्ट यही है, फैक्ट यही है। और यही कारण है कि मोदी की उस रणनीति को हमारे बीजेपी के झारखंड के नेता नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ सत्ता से दूर है। समझ जाते हैं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, चंपा सोरेन कोई ना कोई तो रहता ही। तो बहरहाल बजट ऐसा ही है, समझ गए तो चांद पर, नहीं समझे तो खाक पर। बजट का एनालिसिस हमने आपके सामने, कुछ युवाओं के साथ हम कुछ यंगस्टर्स ही हैं जिन्होंने आपके सामने रखा है कि भाई ये बजट इस तरीके का है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि भाई इस बजट का आपका एनालिसिस कैसा है, क्योंकि अगला एनालिसिस जब हम करेंगे तो उसमें हम आपके इस एनालिसिस को भी शामिल करेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार।